गुड इवनिंग सभी को। आज हम एनसीईआरटी सीरीज के दूसरे दिन यानी दूसरे क्लास में हैं, जिसमें कि 6 क्लास की एनसीईआरटी चल रही है, जिसमें आज हम दूसरे अध्याय में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर 2। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। यह चैप्टर मुख्य रूप से विविधता एवं भेदभाव से संबंधित है। जो चैप्टर 1 में बताए थे कि कुछ चीजें विविधता के अंतर्गत आती है और कुछ चीजें असमानता के अंतर्गत आती है, और हम असमानता के कारण भी भेदभाव करते हैं और विविधता के कारण भी भेदभाव करते हैं। इस चैप्टर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि विविधता किस प्रकार हमें भेदभाव के लिए प्रेरित करता है, उसका समाधान हम क्या निकाल सकते हैं। हम क्या हैं और कैसे हैं यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम्म, हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहन सहन, जगह के भूगोल और इतिहास का असर पड़ता है। हमारी विविधता में भूगोल यानी ज्योग्राफी और हिस्ट्री का अहम योगदान है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम जहाँ रहते हैं उसका भौगोलिक स्थिति जो होती है उसके अनुसार हमारे वस्त्र खान पान निर्भर करने लगते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जिस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, हरियाली होती है, वहाँ कृषि अधिक होती है, वहाँ के खान पान में शाकाहार और सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जहाँ पर कृषि के साधन कम उपलब्ध हैं, वहाँ मांसाहार का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसी प्रकार हमारे भूगोल और के साथ साथ इतिहास का भी असर हमारे खान पान और रहन सहन पर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही इन निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जो लोगों की मातृभाषा है, यहाँ 100 से भी अधिक तरह के नृत्य किए जाते हैं। अब आप समझिए कि भारत में दुनिया में पाई जाने वाली मुख्य 8 धर्मों के लोग पाए जाते हैं। 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जहाँ आप बीच में आपको पता है कि आजादी के बाद एक बार मांग उठी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, पर उस देश में जहां 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है वहां भाषा के आधार पर या सिर्फ भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं, जबकि कुछ राज्य भाषाई आधार पर बनाए गए थे, जिसमें से तम, त, आ, बनाए गए थे। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हम में वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों से के लिए खास तरह की राय बना लेते हैं। आप भी जानते हैं कि आप जब अपने से अलग तरह के दिखने वाले लोगों से मिलते हैं तो आप एक विचार बना लेते हैं जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। तो यहाँ पूर्वाग्रह उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण एवं शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में यह पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में यह पूर्वाग्रह क्यों होते हैं?
जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों को व्यवहार से कैसे प्रभावित करते हैं ये भी देखिए। देखिए एक दिया गया है अभ्यास कि आप पढ़िए और अपने पूर्वाग्रह के आधार पर विचार कीजिए कि ये सही है क्या गलत। इससे पता चलेगा कि आप कितने पूर्वाग्रह ग्रसित हैं और कितनी विचारधाराएं आप बिना जाने हुए बना लेते हैं। जैसे इसमें पहला है, आधे से ज्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं। पहला क्वेश्चन है आधा से ज्यादा भारतीय गाँवों में रहते हैं, तो आप इसमें देखिए कि जो शहर के क्षेत्र के लोग हैं, जिन्होंने शहर देखा गांव कम देखा, वो इस बात से डिसएग्री करेंगे, पर जिन्होंने अपना पूरा जीवन गांव में ही बिता दिया है वो मानेंगे कि ज्यादा लोग गांव में ही रहते हैं। ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, बहुत अंधविश्वासी होते हैं। ये धारणाएं आपको देखिए किस तरह के विचार को डेवलप करती है। ये पहले से ही मान लिया गया है कि वे अंधविश्वासी होते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। विद्वता का कोई क्षेत्र नहीं होता। अंधविश्वासी लोग शहरों में भी पाए जाते हैं, गाँव में भी, और विद्वान लोग शहरों में भी पाए जाते हैं और गाँव में भी। गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं और वे कृषि को आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है, हाँ कुछ क्षेत्र ऐसा हो सकता है, पर आज आपको पता है कि कृषि के सारे आधुनिक प्रयोग गांव तक पहुंच गए और गांव के किसान उसे सहज हृदय से स्वीकार करते हैं। फलों की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में डिपेंड करता है। जब तक आप उस क्षेत्र विशेष की विशेषताओं को नहीं जानते, आप इसका अनुमान लगाना गलत होगा। आगे, ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। ये कुछ गांवों के लिए सही भी साबित होता है और कुछ गांवों के लिए गलत भी साबित होता है, इसलिए आपको अलग अलग लोगों से ओपिनियन जान करके इसे समझने का प्रयास करना। अब शहरी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह से संबंधित चीजें देखिए। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बिगड़े और आलसी होते हैं। देखिए यह एक पूर्वाग्रह ग्रसित है। आलस गांव के लोगों में पाया जाता है और शहर के लोगों में भी, पर कुछ लोग मानते हैं कि शहरी लोग आलसी होते हैं, ऐसा नहीं है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। ये कुछ हद तक सही है, पर ये उनके व्यवसाय, काम और काम करने के तरीकों पर निर्भर करता है। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। चालाक और भ्रष्ट क्षेत्र पर नहीं, इंसान की अपनी नीयत पर डिपेंड करता है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और जाने आने में खर्च हो जाता है। ये बात बहुत हद तक सही साबित हो जाती है, पर ये उन लोगों के लिए लागू नहीं होती जो अपने मकानों में रहते हैं। इसी प्रकार देखिए, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी एवं अंधविश्वासी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं चालाक, सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं, जबकि दोनों बातें कभी सत्य नहीं है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना पूर्वाग्रह ग्रसित है, यानी कि आप पहले से निर्धारित नहीं कर सकते कि यहाँ रहने वाले लोग ऐसे ही होंगे। सब ढंग के लोग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका है ही सबसे अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते और उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, तो दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत ही नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलती है। कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। इसमें समझाया गया कि पूर्वाग्रह का कोई एक आधार नहीं होता। लोगों का धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग यानी रंग भेद, जिस क्षेत्र में आते हैं यानी क्षेत्रवाद, और जिस तरह की भाषा बोलते हैं यदि भाषावाद के आधार पर भी हम भेदभाव करते हैं, और यहाँ तक कि हम कपड़े पहनने के आधार पर भी भेदभाव करते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम
उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से हम कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। आप जब देखते हैं कि किसी क्लास में एक अलग भाषा बोलने वाला या अलग तरह का दिखने वाला बच्चा आ जाता है, तो हम उनसे दोस्ती नहीं करते, उनसे किनारे कर देते हैं, जो कि उसे बहुत ही दुखी पहुंचाता है। जबकि हमें चाहिए कि हम उसके साथ वार्तालाप करें, तो हमें उसकी भाषा, उसकी संस्कृति जानने और समझने का अवसर प्राप्त होगा। इसी प्रकार भेदभाव का एक तरीका है जेंडर, यानी लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखते हैं क्या सच्चाई है। मतलब हम कुछ लोग जो प्रगतिवादी वो मानते हैं कि कुछ लड़के जन्म लेते हैं, कुछ लड़कियां जन्म लेती हैं और इसमें इसी प्रकार का भेदभाव है। जबकि कुछ क्षेत्रों में इसमें कितना भेदभाव किया जाता है या किस प्रकार की पूर्वधारणाएं, पूर्वाग्रह अपनाए जाते हैं, वो देखते हैं। आपको इसमें देखना है, कुछ लाइन दिया गया है और आपको निर्धारित करना है कि ये लड़के के लिए कहा गया है या लड़की के लिए। आप देखेंगे कि आप उस लाइनों के द्वारा लोगों का जेंडर डिसाइड करने लगेंगे, जो कि पूर्वाग्रह का परिचायक होगा। वह बहुत ही सुशील है। अगर यह धारणा देखा जाए तो ये धारणा मुख्य रूप से लड़कियों के लिए लागू होता है, जो कि आम समाज में चलता है। बल्कि यह सत्य नहीं है, फिर भी हम देखते हो उनका बात करने का तरीका बड़ा ही सौम्य एवं मधुर है। हम इसे मानते हैं गर्ल के लिए इन जनरल। शारीरिक रूप से बलिष्ठ है यानी बॉयज। वे शरारती हैं बॉयज। वे नृत्य करने में, चित्रकारी में निपुण है, ज्यादातर अवधारणा में इसे गर्ल को माना जाता है। वे रोते नहीं। आपने सुना होगा मर्द को दर्द नहीं होता और लड़के रोते नहीं हैं। ये एक पूर्वधारणा है, सबको तकलीफ होती है, सभी रो सकते हैं। वे उद्यमी होते हैं। आप मानते हैं कि मेहनती लड़कों को ज़्यादा माना जाता है। वे खेल में निपुण होते हैं, ये भी बॉयज के लिए रहता है। वे खाना पकाने में निपुण होती है, ये गर्ल के लिए माना जाता है। जबकि आप ज़्यादातर बड़े जगहों पर या फिर जहाँ पर लार्ज स्केल पर खाना बनाया जाता है, वहाँ आप देखेंगे कि लड़के खाना बनाते हैं। फिर भी पूर्व धारणा यह है कि खाना बनाने में लड़कियाँ निपुण होती है। वे भावुक हैं, ये लड़कियों के लिए माना जाता है, जबकि लड़के भी भावुक हो जाते हैं। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मैं रंगलाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। मैं कभी उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं है। अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? यहाँ पर एक हैंडीकैप आदमी यानी दिव्यांग आदमी को दिखाया गया है, उन जिसके बारे में आप देखते हैं कि उन्हें बहुत तरह से लोग अपमानित करते हैं, उन्हें कुछ कुछ कह करके चिढ़ाते हैं, जैसे रंगलाते हो, हकलाते हो, ठीक से नहीं चल पाते। जो कि उस आदमी पर कितना इफेक्ट डालता है। वो आदमी सैड रहने लगता है, खुश रहना भूल जाता है। वही जब हम दूसरे चित्र को देखते हैं तो दूसरों से कितना अलग दिखती हूँ। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, पूरी आँख में छिप जाना चाहती हूँ। जब आप एक व्हील चेयर पर देखते हैं आदमी को, तो आप देखते हैं कि उनमें आपको दया का भाव आ जाता है। दया का भाव आ जाता है, वो अच्छा है। वे दया के नहीं, सहभागिता और प्रेम के भागी बनना चाहते हैं। क्या उसका दिमाग सही है? यह सिर्फ मेरी टांगें डगमगाती है। लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। अक्सर हम दिव्यांग लोगों को देखकर यह विचार बना लेते हैं कि यह मानसिक तौर पर भी दिव्यांग ही होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका जीता जागता उदाहरण स्टेफन हॉकिंस है, और भी बहुत सारे लोग हैं। दिव्यांगता जिस शरीर में होती है उसी में होती है, और दिव्यांगता किसी भी कार्य में बाधक नहीं बननी चाहिए। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं, उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं दिव्यांग या खास जरूरत वाले बच्चे, यानी स्पेशल चाइल्ड। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षर में दिया गया है। साथ ही उनकी यह भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या ये ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूलों में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? इसका जवाब पक्ष के में तर्क दीजिए। अब हम आगे जब देखते हैं
तो हम देखते हैं कि अगर हम इस कथन को लें, वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों में के साथ देखा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लगती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वो अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खास तब जब उन्हें गुस्सा आ जाए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने के साथ लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है, जो कि बाद में उनके डिप्रेशन का भी कभी कभी कारण बन जाता है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उसने शुरू से सुना होता है कि लड़के रोते नहीं, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इसके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उस छवि के अनुरूप में देखना चाहते हैं। रूढ़िवादी धारणाओं का बनना। अब हम देखेंगे कि ये रूढ़िवादी धारणाएं बनती कैसे। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में अवधारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िवादी अवधारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराए जाते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक ही पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं। इसलिए क्योंकि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की अवधारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण एवं क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िवादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन अवधारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये अवधारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं या किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप का पानी नहीं रहने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में हम समीर एक और समीर दो जो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। आपने पढ़ा था कि साइकिल पर जा रहे थे तो समीर एक और समीर दो पेपर अखबार बेचने वाला, उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण नहीं बन सकता। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं एवं रीति रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। समीर दोनों समीरों में एक और अंतर उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब था, जैसा कि आपने पढ़ा था। यह अंतर विविधता का पहलू नहीं है, यह तो समानता का पहलू है, जो कि आप पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के साधन एवं पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और समानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। यहाँ पर हैं हम, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर हैं। ऊपर से यदि वे गरीब और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों, खास क्षेत्रों के लोगों द्वारा किया न पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर
अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे मछली पकड़ना, बर्तन बनाना, पढ़ाना, बढ़ाईगिरी करना, खेती और बुनाई करना। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा या अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को इस तरह की पीढ़ी के रूप में देखा जाता है। एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने इस पीढ़ी में सबसे ऊपर रखा वह ऊंची जाति और उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इन देखिए सीढ़ी के तले रखा गया उनको अछूत और अयोग्य घोषित किया गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कोई अन्य काम करने की इजाजत नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे। आपको पता है भीमराव अंबेडकर को भी इसी चीज का सामना करना पड़ा था। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को भी यह अधिकार हासिल था, उससे तथाकथित अछूतों को वंचित रखा गया। रूढ़िवादी धारणाएं एवं भेदभाव में क्या अंतर है, आप बताइए। भेदभाव कैसे होता है, रूढ़िवादी धारणाएं उसमें अपना इंपॉर्टेंस कैसे देती है। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है। अगले पृष्ठ में हम यह देखेंगे कि कैसे भारत के एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों से मिलने गए। बड़ी देर तक इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दी। उन्होंने पूछा कि वह हाँ क्यों रुके हैं। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और पिताजी या उनके नौकर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी वहां नहीं पहुंच पाया और हमें यह पता नहीं है कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा होगा कि ब्राह्मण के बच्चे हैं। वे बड़ी मुश्किल से को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक भी पल सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महाल हैं। आप जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर महाल जाति के थे। बर्बर प्रांत में महाल समुदाय को अछूत माना जाता है। उनका एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि अजीब सी घृणा की भावना उत्पन्न हो गई है। जो उसी बच्चे को ब्राह्मण जानकर इज्जत की नजर से देख रहे थे वो एकाएक घृणा की भावना से ग्रसित हो गए। आप सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं थे और उनका नौकर अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़ कर चले गए। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह उदासी ने ले ली। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि हाँ, अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कोई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महाल हैं उसका पता सबको चल गया। कोई भी गाड़ी वाला अछूत वर्ग के सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा या नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे गाड़ी वाहनों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था क्या करें। स्रोत: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेज
खंड 12 संपादक वसंत मुंड, मुंबई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा संपादित है। अब देखिए, कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। कितना अपमानजनक एवं दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें और छूने से मना कर दें और आपको पानी न पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चे को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चे के साथ भेदभाव वाला व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। आप ये बात समझने का प्रयास कीजिए कि भेदभाव जो जाति आधारित होती है वह उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं देने देता और उन्हें अपमानित भी महसूस कराता है, और आदर तो खैर मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मालूम होने लगता है। इसलिए आर्टिकल 17 के द्वारा 17 के द्वारा छुआछूत को अवैध घोषित किया गया। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया उसे समानता के व्यवहार किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया। उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में जाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि वे पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार है, वैसे जिन्होंने भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपना आपको जमींदार एवं ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की समानताओं पर विचार किया। संविधान के लिखने वाले लोगों भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हुआ। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता था और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। वो आर्टिकल 17 द्वारा, आर्टिकल 17 द्वारा लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद थे। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली कि गरीबों को मुख्यधारा से अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के लिए लाभ के लिए विशेष कदम उठाएं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता में महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इस विचार पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन एवं सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा दूसरा चैप्टर विविधता और असमानता समाप्त हुआ। हम इसके अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा देंगे। एक बार इसको पढ़ भी लीजिएगा और फिर अगले क्लास में हम पॉलिटी का चैप्टर 3 डालेंगे। बने रहने के लिए सेवास क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैथ रीजनिंग के लिए सन्नी सर को फॉलो कीजिए। थैंक यू। शुभ रात्रि।